हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो लॉ के सोर्स के रूप में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं यहाँ से। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करते हैं, बट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, यानी कि पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट की, तो ये लॉ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। वैसे जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो कई सारे सोर्सेज हमें लॉ के मिलते हैं। वहाँ पर आपके कस्टम्स भी हैं, आपके लेगिस्लेशन भी हैं, जो विधायन वगैरह होते हैं उनको भी लॉ का सोर्स माना जाता है। बट जब बात आती है पूर्व निर्णय की, तो ये लॉ का एक मेन सोर्स माना जाता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा पूरा इसी पर बेस रहेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात करें सोर्स की, सबसे पहले सोर्स का मतलब समझते हैं कि सोर्स का मतलब क्या होता है। तो सोर्स का मतलब है कि जहाँ से कोई चीज़ आती है, जहाँ से उसका जन्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे रोशनी है, रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है, सन से आ रही है। तो सन क्या हुआ? रोशनी का सोर्स हुआ, लाइट का सोर्स हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए गंगा नदी है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। अब गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री क्या हुआ? गंगा नदी का सोर्स हुआ, वहां से गंगा नदी का जन्म हो रहा है। तो इस तरीके से तो जहां से कोई चीज आती है, उसका जन्म होता है, उसको माना जाता है उसका सोर्स, उसका स्रोत। इसी तरीके से पूर्व निर्णय को भी जूरिस्प्रूडेंस में लॉ के सोर्स के रूप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर बात करें हम इसके मीनिंग की, कि बेसिकली मीनिंग क्या होता है पूर्व निर्णय का, तो इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। निर्णय का मतलब होता है जजमेंट, और पूर्व का मतलब होता है जो पहले दिया गया हो। तो बेसिकली अगर हम इसको समझें तो पूर्व निर्णय का मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ी कोर्ट है, कोई हायर कोर्ट है, और उसके सामने उसने कोई जजमेंट दिया है, और जजमेंट में उसने जो भी सिद्धांत, जो भी प्रिंसिपल, जो भी रूल अप्लाई किया है, उसी रूल को फॉलो करेगी लोअर कोर्ट्स जब भी उनके सामने इस तरीके का कोई जजमेंट आएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले में, किसी जजमेंट में कोई भी रूल दे देती है, कोई भी सिद्धांत अप्लाई करती है, कोई भी प्रिंसिपल एक बार अपना लेती है, तो जब लोअर कोर्ट जो होंगी वो उसी चीज़ को उसी तरीके के मैटर में उनको भी फॉलो करना होगा। यानी कि लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत को मानना होगा जो उसने अपने जजमेंट में दिया है। तो ये मतलब होता है पूर्व निर्णय का। अब अगर हम कुछ अदर कंट्री की बात करें तो देखिए, लोअर कोर्ट को तो फॉलो करना होता है, जो बड़ी कोर्ट होती है उसके जजमेंट को। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए जैसे इंग्लैंड है आपका, यूएसए है, अमेरिका, कनाडा है, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी बड़ी कोर्ट होती हैं, जितनी भी हायर कोर्ट्स होते हैं, उनके जजमेंट को जो आपके लोअर कोर्ट हैं उनको मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। यानी उनको मानना ही मानना है, जितनी भी बड़ी कोर्ट ने जजमेंट दी उसको उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो अगर हम अपने देश की, अपने भारत की बात करें, तो यहाँ पर जो पूर्व निर्णय हैं उनको फॉलो करने के लिए जो कोर्ट हैं वो बाध्य नहीं है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हमने मीनिंग जाना, सोर्स का मीनिंग क्या है, पूर्व निर्णय का मीनिंग क्या है। अब ये जो इसका अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, इसका दो रूपों में अर्थ निकाला जाता है पूर्व निर्णय का। सबसे पहले अर्थ में कहा गया है कि न्यायालय इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कोर्ट इनको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पे कोर्ट इसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, यहाँ पर इनको एक एग्जाम्पल के रूप में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट उनका पालन करने के लिए मजबूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको इसे फॉलो ही करना पड़ेगा। अब ये वाला जो सिद्धांत है ये 19वीं शताब्दी के लास्ट तक, यानी 90th सेंचुरी के अंत तक
इंग्लैंड में इसी तरीके से चलता रहा। वहाँ की कोर्ट हायर कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। और अगर दूसरे मीनिंग की बात करें जहाँ पर कोर्ट इसको मानने के लिए बाध्य होती हैं, तो यहाँ इसको कहा जाएगा कि इनका जो फॉलो है, इनका जो मतलब है यहाँ पर, वो कठोर अर्थ में यूज़ इनको किया जाता है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर इनको मानने के लिए वो बाध्य हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ब्रिटेन को एक एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है, उन्होंने जो भी सिद्धांत, जो भी रूल दिया है, उसको लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ता है। तो दो अर्थों में इसका मीनिंग निकाला जाता है। अब अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की कि बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेंथम ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है पूर्व निर्णय की। इन्होंने कहा है कि भैया जो पूर्व निर्णय है, जो प्रेसिडेंट है, वो न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित विधि है। यानी जजेस ने जो भी लॉ बनाया है उसी को आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं। यानी कि इन्होंने जज मेड लॉ पर फोकस किया है कि न्यायाधीश ने जो लॉ बना दिया वही आपका पूर्व निर्णय है। हालांकि और दूसरे भी ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने पूर्व निर्णय की डेफिनेशन देने की जो है वो प्रयास किया है। अब अगर बात करें हम थोड़े से पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया की तरह अमेरिका में भी ऐसा ही वैसे सिस्टम है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर चलिए अपने इंडिया की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लोअर कोर्ट मानने के लिए बाध्य ही है, बाध्य नहीं है वो। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ने चाहे तो पूर्व निर्णय को बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार जो जजमेंट दे दी वो उसको बदल नहीं सकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्व निर्णय से रिलेटेड सिद्धांतों के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड दो सिद्धांत बड़े फेमस हैं जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको मिलेंगे। सबसे पहला है घोषणात्मक सिद्धांत, यानी कि डिक्लेरेटरी थ्योरी। ये डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि न्यायाधीश का कार्य कानून का निर्माण करना नहीं है, बल्कि पहले से जो एग्जिस्ट में लॉ है, जो पहले से ही लॉ बना हुआ है, उसकी केवल घोषणा करना है। इस सिद्धांत को आप परंपरागत सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इनका कहना यह है, सिंपली अगर आप मीनिंग देखो तो केवल लॉ की घोषणा करना, उसका डिक्लेरेशन करना ही जो है वो न्यायाधीश का काम है। वो कोई लॉ नहीं बना सकते न्यायाधीश, केवल पहले से जो लॉ एग्जिस्ट में था उसी की उनको घोषणा करना है। इस सिद्धांत को हम ब्लैकस्टोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ज्यूरिस्ट थे ब्लैकस्टोन, उनका कहना था कि एक न्यायालय का कार्य एक नए नियम का जजमेंट सुनाना नहीं है, बल्कि जो पहले से पुराने नियम हैं उनको बनाए रखना है। न्यायाधीशों के द्वारा बनाए गए कानून तो कोई कानून ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इस सिद्धांत के समर्थक, इनके ज्यूरिस्ट की बात करें तो इसमें है आपका कोक, जिन ज्यूरिस्ट का आपको नाम ध्यान रखना है, कोक है, लॉर्ड मैन्सफील्ड है, मैन्सफील्ड ने भी इसी सिद्धांत पर मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने इसी को मान्यता दी है। कार्टर का आपको नाम ध्यान रखना है, और लॉर्ड ईशर। तो ये कुछ ऐसे ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने डिक्लेरेटरी थ्योरी को ही मान्यता दी है। पूर्व निर्णय के बारे में दूसरी थ्योरी है सर्जनात्मक सिद्धांत, यानी कि क्रिएटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग न्यायाधीश न केवल लॉ को लागू करते हैं बल्कि उसका निर्माण भी करते हैं। तो जैसे डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या कह रही थी कि वो उसको सिर्फ घोषणा करते हैं, उसका निर्माण नहीं करते लॉ का, कौन? जजेस। लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है डिक्लेरेटरी थ्योरी के, क्योंकि वो कह रही थी कि सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, जबकि ये कह रही है कि जो न्यायाधीश है, जो जजेस हैं, वो ना केवल लॉ को बनाते हैं बल्कि उसको लागू भी करते हैं। तो एकदम अगेंस्ट हो जाती है ये थ्योरी आपके डिक्लेरेटरी थ्योरी के। अगर हम इसके समर्थक की बात करें तो इसमें आते हैं आपके ऑस्टिन ने ही मतलब एक तरीके से इस चीज़ पर ही फोकस दिया है कि जजेस ही लॉ बनाते हैं और उसको लागू भी करते हैं। सेकंड है आपका हॉलैंड भी बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं। इसके अलावा बेंथम, आप देख सकते हैं ज़्यादातर ज्यूरिस्ट जो हैं वो आपके एनालिटिकल स्कूल के हैं। बेंथम के बाद है आपके होम्स का भी यही मानना है, और होम्स के अलावा आ जाते हैं आपके ग्रे। तो ये कुछ ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जो इस वाली थ्योरी को ही मान्यता देते हैं, और इनका मानना है कि जजेस ही लॉ बनाते हैं और उसको लागू भी करते हैं। पूर्व निर्णय के सिद्धांतों को समझने के बाद अब बात करते हैं पूर्व निर्णय के टाइप्स की, कि प्रेसिडेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं आपके, अगर सामंड की बात करें तो इन्होंने इसको दो भागों में बांटा है।
सबसे पहला प्राधिकारिक और दूसरा है अनुयायी। अगर बात करें प्राधिकारिक पूर्व निर्णय की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये ऐसे पूर्व निर्णय होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि कोई भी जजमेंट जो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देते हैं उसमें ये वाले जजमेंट आते हैं और इनको कहा जाता है प्राधिकारिक पूर्व निर्णय। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी जजमेंट्स दिए जाते हैं वो जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उन पर बाध्यकारी होते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? पहला हो गया पूर्ण और दूसरा हो गया सशर्त। अगर पूर्ण वाले की बात करें, यानी कि ये हो गए आपके एब्सोलूट वाले और ये हो गए आपके कंडीशनल। पूर्ण की अगर बात करें तो इसके अंदर तो ऐसे आते हैं जिनमें आपको मानना ही मानना होता है न्यायाधीशों के लिए, चाहे वो उनसे सहमत हो या ना हो। यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, उसमें उन्होंने जो भी रूल जो भी सिद्धांत दिया उसे लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एब्सोलूट होते हैं, इनको वो छोड़ नहीं सकते। भले ही जजेस लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं वो उससे सहमत हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी जजमेंट दिया जाता है वो आपका पूर्ण प्राधिकारिक में आता है, जिन्हें आपको लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। अगर बात करें कंडीशनल वालों की, तो कंडीशनल में ऐसे जजमेंट आते हैं जो न्यायाधीश को मानने के लिए, यानी कि जो जजेस हैं उनको मानने के लिए उनके ऊपर कोई मतलब एक तरीके से अनिवार्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है आपको उनको मानना ही मानना है। ऐसे जजमेंट पर न्यायाधीश विचार ज़रूर करते हैं, मतलब जो भी जजमेंट आया है उस पर वो थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन उनका मानना या ना मानना ये जजेस के विवेक पर, उनकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है। दूसरे आते हैं आपके अनुयायी पूर्व निर्णय। अनुयायी पूर्व निर्णय जो होते हैं इसमें वे फैसले आते हैं जो बिल्कुल एकदम सेम लेवल के कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सेम लेवल के कोर्ट जैसे कि मान लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट है। अब बॉम्बे जो है वो एक हाई कोर्ट हो गया, अब ऐसा ही जजमेंट दे दिया आपके कलकत्ता हाई कोर्ट ने, तो दोनों सेम स्तर के हैं, दोनों हाई कोर्ट्स हैं, दोनों ने जो भी जजमेंट दिया है, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई रूल कोई सिद्धांत बना दिया वो कलकत्ता हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई सुपीरियर कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसको लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सुपीरियर है। बट अगर सेम लेवल की जजमेंट कोई दे देती है, उसमें कोई रूल कोई सिद्धांत अप्लाई हो जाता है, तो सेम लेवल की जो कोर्ट है वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, उन्होंने जो जजमेंट दिया है, जो सेम लेवल के हाई कोर्ट हैं उनका वे सम्मान जरूर करेंगे, बट मानने के लिए वो बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। जैसे कि आपके विदेशी फैसले हो गए, अब एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब पूर्व निर्णय से ही रिलेटेड हम एक और प्रिंसिपल को समझते हैं, निर्णित अनुसार, यानी स्टेयर डिसीजेस। ये सिद्धांत आपसे बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछने को मिल जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है? स्टेयर डिसीजेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि न्यायालय अपने पूर्व निर्णय से बाध्य है। ये जो है ये एक डॉक्ट्रिन है स्टेयर डिजीजेस, जो ये कहता है कि कोर्ट को पूर्व निर्णय का पालन करना चाहिए, यानी कि पूर्व निर्णय पर डटे रहो। जो भी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया आपको उसको फॉलो करना है। ये एक लैटिन वर्ड है जो यही कहता है कि सबसे ऊपर आपका जैसे हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे आपका सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट आ जाता है, उसके नीचे आपके जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये सब आ जाती हैं। तो एक तरीके से ये इस हायरार्की पर एक तरह से इस तरीके की प्रिजम्पशन पे बेस है ये सिद्धांत। तो अगर हम बात करें स्टेयर डिजीजेस की, ये यही कहता है कि जो भी जजमेंट आपके हायर कोर्ट ने दिए हैं उनको जो उससे निचली कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, उनको मानना चाहिए, उनको पूर्व निर्णय पर डटे रहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, कोई रूल सिद्धांत अपना दिया, तो उनको उसी को फॉलो करने के लिए वो बाध्य हैं। लेकिन अगर बात करें सेम लेवल के कोर्ट की, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट या आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दोनों ही हाई कोर्ट है, और अगर बॉम्बे हाई कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे फॉलो करेगी? नहीं, क्योंकि वे सम्मान तो करेंगे एक दूसरे के जजमेंट का, बट वे उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के जजमेंट को सम्मान देते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो यही कहता है स्टेयर डिजीजेस का प्रिंसिपल। सेम लेवल की बात होती है तो सिर्फ सम्मान कर सकते हैं, मजबूर नहीं है उसको मानने के लिए, बट जो आपके से जो सुपीरियर कोर्ट होती है, जैसे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल दिया, उसको आपको मानना चाहिए, आपको पूर्व निर्णय पर डटे रहना है। तो ये कहता है ये सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोर्ट जो जजमेंट देती है उसके दो पार्ट होते हैं।
एक होता है रेशियो डेसिडेंडी और एक होता है ऑबिटर डिक्टा, यानी कि आपका इतिरोक्ति। ये दो सिद्धांत हैं आपके, जो कोर्ट जजमेंट देती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अगर बात करें रेशियो डेसिडेंडी की, जिसको हम हिंदी में विनिश्चय आधार भी कहते हैं, इसका मतलब है कि निर्णय को पढ़ने से जो सिद्धांत सामने आता है वही विनिश्चय आधार होता है। कहने का मतलब है कि कोर्ट किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए जो भी रीज़न देती है, जो भी कारण देती है, उसे बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। अब कोर्ट ने क्या कारण दिए, क्या सिद्धांत बताए, क्या रीज़न बताए कि क्यों उसने ऐसा जजमेंट दिया है, इसको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी। और ये सारी बातें कोर्ट को अपने जजमेंट में लिखनी होती हैं। कोर्ट को ये सारी बातें बतानी होती हैं अपने जजमेंट में कि उसने ऐसा जजमेंट क्यों दिया है। और इसका प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि कोर्ट ऐसा जजमेंट क्यों दे रही है, इसके क्या रीज़न्स हैं, इसके पीछे क्या कारण है। जब कोर्ट ये जजमेंट में लिखती है तो इसका बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ये बाध्यकारी भी होता है ना। अगर इसके फॉलो की बात करें कि इसको फॉलो किया जाएगा या नहीं, तो ये फॉलो किया जाता है। इसके अलावा दूसरा मैंने पार्ट बताया आपको इतिरोक्ति, यानी कि ऑबिटर डिक्टा। अब इतिरोक्ति क्या होती है? जजमेंट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया रेशियो डेसिडेंडी, अब दूसरा पार्ट हो गया आपका ऑबिटर डिक्टा। तो इसका मतलब है कोर्ट की कुछ ऐसी घोषणाएं जो विनिश्चय आधार तो नहीं है, यानी कि जो रेशियो डेसिडेंडी तो नहीं है, बट यूं ही कह दी गई हैं, निर्णय के रूप में नहीं कही गई हैं। यानी कि ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा ओपिनियन जो जजेस दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट के सामने कोई जजमेंट आता है, अब वहाँ पे 5 जजेस हैं, 5 जजेस में से 4-1 के बहुमत से जजमेंट आता है, तो एक जज जिसका ओपिनियन अलग था उसको माना जाएगा ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मतलब उन्होंने अपनी ही कोई ओपिनियन दी, उन जज ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ स्टेटमेंट दी, जो भी कुछ अपना मत रखा है कि नहीं इस मामले में ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर जो उन्होंने जनरली ऐसे ही बोल दिया है या उन्होंने कोई अपनी ओपिनियन, कोई राय दे दी है, उस केस में जो उनके सामने सुनवाई के लिए आता है तो उसे कहेंगे हम ऑबिटर डिक्टा। आमतौर पर अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो इसका जो प्रभाव होता है वो रेशियो डेसिडेंडी की तरह नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें आपके जजमेंट में भी नहीं लिखी होंगी क्योंकि इसका प्रभाव बाध्यकारी नहीं होता, यानी कि ये बाइंडिंग इफेक्ट आपका नहीं रखता है, और ये जजमेंट में लिखा भी नहीं होता। रेशियो डेसिडेंडी में तो आपके रीज़न आते हैं, तो कोर्ट को लिखना होता है कि वो क्यों ऐसा जजमेंट दे रही है, इसके क्या रीज़न है, बट ऑबिटर डिक्टा में ऐसा नहीं होता है। अब ये सब समझने के बाद कि ऑबिटर डिक्टा क्या है, रेशियो डेसिडेंडी क्या है, तो यही सब समझने के बाद अब हम बात करेंगे लास्ट में इंडिया की सिचुएशन की, कि इंडिया में क्या सिचुएशन है प्रेसिडेंट की। तो अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया का में जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 है, ये कहता है कि भारत में हर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य है। अब यहाँ पे जो हर न्यायालय की बात हुई है, इससे बाद में एक इशू सा खड़ा हो गया था कि भाई हर न्यायालय में क्या सुप्रीम कोर्ट भी आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने उसने पहले जो भी जजमेंट दिए हैं उससे क्या वो भी बाध्य है, क्या वो अपने पहले के जजमेंट को बदल सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी हर न्यायालय के अंदर आता है। तो बाद में एक केस आता है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य 1955। इस केस में ये साफ कह दिया गया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने खुद के ही जजमेंट से बाध्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी लॉ अपने जजमेंट में बताता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट, जो भी रूल अप्लाई करता है किसी जजमेंट में, वो लोअर कोर्ट पर ही बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। यहाँ पर हर न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बाध्य नहीं है, वो चाहे तो अपने पूर्व निर्णय को बदल भी सकता है। और इस कंफ्यूजन को दूर किया बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस बिहार राज्य 1955। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने सारे पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की है। रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, स्टेयर डिजीजेस क्या होता है, और आपका प्रेसिडेंट्स कितने टाइप के होते हैं, इसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है। आई होप, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ा होगा। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कई सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।